बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है और बिहार के 45,000 से ज्यादा गांवों में जमीन का सर्वे करने वाली टीम जो है से पहुंचने वाली है। तो हम जमीन सर्वे से जुड़े सारे सवाल को लेकर पटना आए हैं और हमने सोचा कि आप लोगों को जानकारी दिया जाए, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होने वाला है, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अभी आप देखते होंगे कि बिहार में जमीन किसी का कोई और बेच रहा है। जैसे 4 भाई है, एक भाई गांव में रहा, 3 भाई बाहर में, सबका हिस्सा बेच दे रहा है। अपराध में कमी होगी, सुलझा हुआ मामला है, सारा चीज इसमें आपको कोई किसी की जमीन बेच नहीं पाएगा और ये समाज में एक व्यवस्था आएंगे। अभी शुरुआत में उथल पुथल होगा। बहुत सारे लोगों के पास सर अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, कागजात नहीं हो, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, या उनको पता नहीं हो कि आखिर ये हमारे पूर्वज में किसके नाम से है, क्योंकि ऐसा भी केस हो सकता है। देखिए, आपको बता रहे आज के जिसके पास कुछ कागज नहीं है, ये वंशावली इधर क्लोज कर लीजिए, ये दिखाइए, यही फॉर्म होता है 3 जो आपको भर के देना है। स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में सारा लिखा हुआ है। लोग क्या कर रहे हैं कि वकीलों की कमाई बढ़े, तो वो कह देंगे कि एफिडेविट करा के चले जाओ, सरपंच का खुशामद करो कि वो साइन करे। किसी की साइन की जरूरत नहीं है, लोगों को पता नहीं, आप अपने से लिख कर दे दीजिए, से लिख कर जमा कर देना। आपका किस वंश का है आपको पता होगा ना। वो सरपंच को क्या पता होगा, या जाने की आवश्यकता कहीं जाने के, आप उस वंश के, अब वो वेरीफाई करेगा। जो शिविर के जो पदाधिकारी हैं उनका काम है कि तुम पुष्टि करवा लो ना भाई कि ये उस खानदान का व्यक्ति है कि नहीं है। जमीन सर्वे में क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, किस किस चीज का सर्वे होगा, वो सारी जानकारी जो है हम ये पटना हाई कोर्ट के वकील हैं शिवनंदन भारती, इनसे बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हर एक ब्लॉक में कैंप लगा दी गई है। पहले शुरुआती दौर में ये उम्मीद थी कि पंचायत स्तर पर, पंचायत भवन जो होता है हर एक पंचायत में, वहाँ पर सर्वे पदाधिकारी कैंप लगाएंगे, लेकिन वो इतने व्यापक पैमाने पर नहीं करके अंचल स्तर पर वो किया जाए। अंचल जो होता है उसको प्रखंड भी बोलते हैं, रेवेन्यू के दृष्टिकोण से अंचल बोला गया है, तो आप प्रखंड समझिए। तो हर एक प्रखंड के मुख्यालय में इसका जो है सो वो कैंप लगा दिया गया है और सर्वे पदाधिकारी जो भी हैं वो अपना काम को वो शुरुआत कर चुके हैं। अच्छा सर, किन किन लोगों का सर्वे होगा? देखिए, इसमें जितने भी शहरी क्षेत्र को छोड़कर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका सभी किस्म का ज़मीन, चाहे वो निवास गृह हो, चाहे वो खेती का हो, चाहे तालाब हो, नदी हो, सारे चीज़ों का उसमें जो है ज़मीन से संबंधित चीज़ों का सर्वे शुरू, घर, मकान, दुकान, तालाब, सारे चीज़ों का सर्वे होगा। अब जो मूल बात जो लोगों को जानकारी के, चूँकि कम टाइम लोग मोबाइल पर बिताना चाह रहे हैं, तो आप समझिए कि कोई ज़मीन है आपकी, वो ज़मीन कैसे है, ज़मीन कैसे किसी का होता है। तो ज़मीन यदि कल की ज़मीन आज आप कह रहे हैं कि आपका है, तो 2-3 आधार है बेसिक, जिस वे से ज़मीन आपके पास आता है वो तरीका क्या है। या तो आप खरीदे होंगे खुद की, तो उसको हम लोग खरीदते हैं तो केवाला होगा हमारे पास, सेल डीड। दूसरा ये हो सकता है कि आपको वो कोई दान में दिया हो तो गिफ्ट डीड होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़मीन को आपने भरना वगैरह कभी लिया हो तो पोजीशन में आपके हो, तो वो भी एक तरीका है। या ये ज़मीन अधिकतर लोगों के पास जो ज़मीन है अभी बिहार में वो खानदानी संपत्ति है कि परदादा का था, फिर दादा को हुआ, फिर बाप को हुआ, फिर उसके बच्चे का हुआ। यही तरीका है उत्तराधिकार में जिसको कहते हैं मिलना। तो ये तमाम तरह का जो है, तो जो भी कैसे आपके पास वो ज़मीन आया उसके बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि यदि पिताजी के नाम से संपत्ति है और 2 बेटा भी जिंदा है और पिता भी जिंदा है, या पिताजी मर गए, अभी तक ये लोग आपस में बंटवारा नहीं किया है, तो ये जो भी चीज़ है तो फॉर्म 2 होता है, जो इस तरह का फॉर्म है। आप इसको भर के ध्यान दे सकते हैं आप लोग, ये फॉर्म 2 है, थोड़ा सा और उसमें क्या है फॉर्म 2 का वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या है इसमें। सोच समझिए कि जो आपको पहले आपको राजस्व ग्राम जिसको मौजा कहते हैं वो पता होना चाहिए, थाना नंबर, हल्का नंबर, जिला इत्यादि का डिटेल आपको मांगेगा। रैयत का नाम, रैयत का मतलब होता है मालिक, मालिक का नाम बताइए। रैयत द्वारा दाखिल स्वघोषणा क्रम संख्या, उसका खाता खेसरा। ये कभी कभी क्या होता है कि उसमें आपको ये भी देखना होगा कि रैयत के पास जो ज़मीन आया है वो ज़मीन किस तरीके से आया। हो सकता है कि को पार्टनर हो, एक से अधिक उसका जो है सो साझेदार अभी वहाँ पर हो, तो ऐसे परिस्थिति में यदि ऑनर एक से अधिक संयुक्त रूप से मान लीजिए कोई ज़मीन लिया, तो वो ज्वाइंटली है, तो उसका ऑनर में जो भराएगा तो लिखाएगा कि हाँ ये ज़मीन है और इसके मालिक अभी 3 मालिक हैं, और उसका रकबा होगा मान लीजिए 3 कट्ठा और 3 मालिक है, तो 1 कट्ठा मालिक कोई उसमें से बेचेगा भविष्य में, तो कभी कोई समस्याएं नहीं होगी। इसी सब वजह से, और बहुत सारे गांव में ज़मीन ऐसा है, जैसे अधिकतर लोगों को आप देखते होंगे गांव में ग्रामीण कल्चर में
बढ़ी हो गया, नाई हो गया, उन लोगों को मुसहर हो गए, बहुत लोगों को गांव में बसाया जाता क्योंकि उनसे काम समाज में एक दूसरे से काम होता रहा है। तो जो ज़मींदार लोग रहते थे वो दे देते थे कि भाई हमको दाढ़ी बनाने के लिए, बाल बनाने के लिए दूसरा गांव नहीं जाना पड़े, तो नाई को बुला के बसा दिया। तो उसको 5 कट्ठा ज़मीन दे ऐसे लोग क्या करें? अभी उन लोगों को 5 कट्ठा ज़मीन दे दिया, लेकिन लिखाया नहीं, रोड साइड में बसा दिया। अब ऐसे परिस्थिति में उन लोगों के पास कोई कागज़ तो है नहीं, तो अब उन लोगों के लिए उपाय ये है कि आपको बसा दिया तो आपके ये पास यदि दस्तावेज नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप उसके भूधारी, एक होता है भूस्वामी और दूसरा होता है भूधारी। भूधारी का मतलब पोजीशन, किसके कब्जा में है वो। तो घर उनका बना है तो भूधारी का यदि 12 वर्ष तक, नियम समझिए कि 12 वर्ष तक यदि आप किसी के निजी संपत्ति में शांतिपूर्ण कब्जे से आप बनाकर घर रह रहे हैं या आपके कब्जे में है तो माना जाएगा कि संपत्ति आपकी है। 12 वर्ष के बाद आप अधिकारी हो जाते हैं उसके शांतिपूर्ण कब्जे की। और सरकारी ज़मीन पर 30 वर्ष तक यदि आपका कब्जा है तो माना जाएगा कि आप उसके ऑनर हैं। तो ये एडवर्स पोजीशन का जब केस उनको टाइटल में जाएगा तो चूंकि भूधारी में यानी कि आज के डेट में पोजीशन में उसका है, ये कॉलम में वो भर के दे देंगे। तो ये सब चीज़ें हो गए। उसके बाद है वंशावली। फॉर्म 3 में है कि वंशावली आप भर के दीजिए कि आपके वंश में, तो वंश में कहेगा कि कहाँ से शुरू करे, परदादा से करे कि कहाँ से करे, तो उसके पीछे जिनके नाम से जमाबंदी है जिस ज़मीन पर वहाँ से शुरू कीजिए। मान लीजिए पिताजी के नाम से है तो 2 पीढ़ी का नाम लीजिए, पिताजी का नाम लीजिए, उसके बाद बेटा का नाम आएगा, हो गया। तो वंशावली बनाना जरूरी। वंशावली कहाँ से शुरू करे, ये एक समस्या आ रही है। तो वंशावली किसी का जमाबंदी, मान लीजिए परदादा के नाम से ज़मीन है, अभी जमाबंदी कायम है तो परदादा से स्टार्ट कीजिए, जमाबंदी दादा के नाम से कायम है तो दादे से स्टार्ट कीजिए। तो वो देखना होगा कि आप मान लीजिए कोई महिला है, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को ननिहाल का संपत्ति मिला हो, दादी को कोई भाई नहीं हो तो उसका बाप उसको दे दिया हो, तो दादी के तरफ से वहाँ से स्टार्ट कीजिए, दादी के कितने संतान हुए उसको दे के फिर आप ऐसे वंशावली बनाइए। सो कहीं कहीं मेल के तरफ से, कहीं कहीं फीमेल के तरफ से, दोनों तरफ से आप लोगों को वो करने की आवश्यकता पड़ सकती है। बहुत सारे लोगों के पास सर अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, कागजात नहीं हो, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, या उनको पता नहीं हो कि आखिर ये हमारे पूर्वज में किसके नाम से है, क्योंकि ऐसा भी केस हो सकता है। देखिए आपको बता रहे आज के जिसके पास कुछ कागज़ नहीं है, हाँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका खेत कौन सा है, ज़मीन कौन सा है। वो भी नहीं पता है तो एक बहुत ही बुद्धिमानी वाला चीज़ बता रहे हैं कि जितना ये डाटा संग्रह करेगा उसके बाद वो पंचायत भवन पर उसको चिपकाया जाएगा कि भाई ये ज़मीन इनका है। तो आप पता कीजिए कि चाचा के नाम से, चाचा हैं, 3 भाई थे, तो इनके पास इतना ज़मीन कैसे आ गया, हमारे हिस्सा का क्यों नहीं हुआ। तो वो जहाँ है तो उससे आपको प्लॉट नंबर पता चल जाएगा। फिर उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहता है रजिस्ट्री ऑफिस में, आप वहाँ जाइए और वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ से भी सारा चीज़ निकल जाएगा, खाता खेसरा सब मिल जाएगा। तो और उसके बाद मान लीजिए जब कभी भी आपको लगता है कि कोई खाता खेसरा आपका ज़मीन है और उस ज़मीन पर यदि वो आपको ये खाता खेसरा तो आपका है, ज़मीन आपका है, लेकिन किसी और आदमी का नाम चढ़ जा रहा है, तो आपको आपत्ति दर्ज करने का भी समय है। उसका फॉर्म 7 है, उसको भर के आप दे दीजिएगा। और जैसे ही आपत्ति का फॉर्म देंगे तो आपको एक रिसीविंग मिलेगा, और रिसीविंग जब मिलेगा तो उस रिसीविंग के बाद आपको टाइम एक निर्धारित की जाएगी। उस टाइम पर जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, फिर अपना पक्ष रखिए, फिर वो डिसीजन लेगा। तो अनेकों ऐसे चरण, और ये 2-4 दिन में ये नहीं। सवाल है कि आखिर क्यों जो है से ये किया जा रहा है इस तरह। बहुत अच्छा, बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है आपका। देखिए सवाल ये है कि जब सर्वे का कार्य इसलिए किया जाता है कि कौन से ज़मीन, अभी आप देखते होंगे कि बिहार में ज़मीन किसी का कोई और बेच रहा है, जैसे 4 भाई है, एक भाई गांव में रहा, 3 भाई बाहर में, सबका हिस्सा बेच दे रहा है। तो बाद में विवाद होता है, लोगों के बीच में केस मुकदमा, मारपीट, दंगा, तो राज्य में अस्थिरता आती है। तो आखिर अब जो नई व्यवस्थाएं आई है उसके मुताबिक कि कौन ज़मीन किसका है ये स्पष्ट, 99% तो ज़मीन ऐसा जो उलझा हुआ नहीं है, सबको पता कि घर इसका है, ये खेत इसका है, वहाँ से उपजाऊ ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भविष्य में कहीं कोई समस्या न उत्पन्न हो, मान लीजिए कोई ज़मीन बहुत ज़्यादा विवाद, कोई ज़मीन विवादास्पद है, तो उस ज़मीन के बारे में मान लीजिए अभी कोर्ट में मुकदमा है, तो उसके बारे में जब सर्वे बनेगा, अभी खतियान, सर्वे के बाद एक रजिस्टर तैयार हो जिसको खतियान कहते हैं। खतियान में कोई आदमी जाएगा, देखेगा कि ये जो खाता खेसरा नंबर जो ज़मीन हम खरीद रहे हैं, ये इससे संबंधित मामला किसी कोर्ट में लंबित है, पेंडिंग है या मुकदमा चल रहा है, तो लोग समझ जाएगा विवादी ज़मीन है, नहीं लेना। अभी तो पता नहीं चलता, केस को किया भी है, वो छुपा के रखता है दस्तावेज को, या जो भी कहीं सर अपराध में कमी, निश्चित तौर पर अपराध में कमी होगी, सुलझा हुआ मामला है, सारा चीज़ इसमें आपको, कोई किसी की ज़मीन बेच नहीं पाएगा, और ये समाज में एक व्यवस्था आएंगे। अभी शुरुआत में उथल पुथल होगा, लेकिन बाद में जो है, ऐसा नहीं लगता है कि लोग इसमें
परेशान भी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हमारा सरकार की कोई नहीं खाता खेसरा ये सब अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हमको तो सरकार हटा देगी, छीन लेगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है, तो क्या कहेंगे? देखिए, आपको बता दें कि सर्वे में से ना ही किसी का अधिकार जनरेट होता है, ना ही किसी का अधिकार समाप्त होता है। ये जान लीजिए, ये टाइटल का आधार नहीं है। सरकार किसी को भगाएगी नहीं, सरकार को भगाने का पावर, सर्वे में यदि कोई त्रुटि भी रह गई तो लोग कोर्ट में जाकर के कहेगा देखिए इससे पुराना 3 सर्वे है, इससे पहले कैडेस्ट्रल सर्वे था, उसके बाद रिविजनल सर्वे आया और फिर ये विशेष सर्वे हो रहा है। तो भाई एक जगह त्रुटि हो गया, यदि इस सर्वे विशेष सर्वे में यदि किसी का नाम चढ़ गया तो कहेगा देखिए कैडेस्ट्रल से मिलाइए कि कैसे मेरा इनके नाम से चढ़ गया। अनेकों होता है। इसीलिए कि हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको यदि अभी जो सुधार कराएंगे तो एक आवेदन पर आपका तत्पर रहेंगे तो काम हो जाएगा। यदि खतियान में गलत चीज़ चढ़ गया, जमाबंदी गलत आदमी के नाम से कायम हो गया, तो इसको सुधार करने में आपको फिर बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। ये वंशावली इधर क्लोज कर लीजिए, ये दिखाइए, यही फॉर्म होता है 3 जो आपको भर के देना है। क्या है? वंशावली अधिनियम की धारा 5(1)(a) के तहत आपको देना है। इसमें लिखा है सेवा में शिविर प्रभारी अंचल जिला जिसका नाम है दे दीजिए, स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में सारा लिखा हुआ है कि अपना वंशावली स्वयं वो दे रहा है। इसमें कहीं एफिडेविट करने के लोग क्या कर रहे हैं कि वकीलों की कमाई बढ़े, तो वो कह देंगे कि एफिडेविट करा के चले जाओ, सरपंच का खुशामद करो कि वो साइन करे। किसी की साइन की जरूरत नहीं है, लोगों को पता नहीं, आप अपने से लिख कर दे दीजिए, खुद से लिख कर जमा कर देना। आपका किस वंश का है आपको पता होगा ना। वो सरपंच को क्या पता होगा? या जाने की आवश्यकता नहीं। कहीं जाने के आप उस वंश के, आप वो वेरीफाई करेगा। जो शिविर के जो पदाधिकारी हैं उनका काम है कि तुम पुष्टि करवा लो ना भाई कि ये उस खानदान का व्यक्ति है कि नहीं है, क्योंकि गांव में सब कुछ को पता चल जाता है। तो वो अपना वो वेरीफाई करेंगे। यदि वो कह रहे हैं कि आप उस खानदान के नहीं हैं तो आपत्ति में आपको जब वो आपका लेगा कि कहेगा कि आप इस खानदान के नहीं हैं, तो जब आपत्ति आपको दर्ज करना होगा, वो भी फॉर्म हम आपको दिखा रहे 7 है कि आप बताइए कि हम उस खानदान के हैं, और आपका बात अब सुनेगा, कहेगा नहीं आप खानदान के, DNA टेस्ट करो। तुम कैसे कह सकते हो कि हम उस खानदान के नहीं? बहुत सारे रास्ते। और अब जो लोगों के बीच में अफवाहें हैं कि भाई अब यदि हम समय पर इसको नहीं किए, बाहर से 5 दिन में नहीं जमा किए तो हमारा ज़मीन हड़प लेगा, ये सब गलत बात है। ये जो टारगेट है 1 साल तक प्रक्रिया, इसको 2026 तक ये प्रक्रियाएं चलती रहेगी। तो आनन फानन में छुट्टी उट्टी लेके नौकरी उकरी छोड़ के भाग के दिल्ली से गाँव आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इत्मीनान से जितने लोगों का है आप अपना कागज़ किसी से भरवा के भेजवा दीजिए, रिसीविंग ले लीजिए, रिसीविंग लेना और वो देंगे भी। अगर कहीं कोई असुविधाएं होती है लोगों को कि यदि कोई उसके नाम पर पैसा मांग रहा हो, ये कर रहा हो, तो आप कहीं मत जाइए। आप सिंपल सा जो है सो ऑनलाइन पर अपलोड करके कैसे व्हाट्सअप करके भेजते हैं, सब जगह का नंबर दिया, आप उस पर भेज दीजिए। रिसीव आप मोबाइल में आप भेजें, रिसीविंग आपका हो गया और उस पर उनको करना ही होगा। आपका मेन फंक्शन कहाँ शुरू होता है? जब आपत्ति का जो वो पोस्टर जब चिपका देगा कि ये इस गांव का फाइनल रिपोर्ट है, तब देखिए कि भाई इसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, और त्रुटि है तो तुरंत एक आवेदन आप ऑब्जेक्शन में लगा दीजिए कि इस ये प्लॉट पर हम 4 भाई हैं, 3 भाई का नाम चढ़ा है या एक ही भाई का नाम चढ़ा है, मेरे हिस्से की ज़मीन है। उस आपत्ति के टाइम में नहीं चुकिएगा, वहाँ पर करके आपत्ति कर दीजिए, फिर सुनवाई में सब कुछ सुधार हो जाएगा। और 90 दिन, जितना दिन आपत्ति दिया उसके बाद फाइनल रिपोर्ट के बाद 90 दिन तक का आपको वक्त है, तब जाके ये सब चीज़ होगा। इसीलिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जानकारी आपको है तो आपको कहीं कोई परेशानी, हाँ जानकारी नहीं है फॉर्म कैसे भरे, हमने बताया कि फॉर्म 2 है, फॉर्म 3 है, ये हर एक जगह मिल रहा है। कहीं भी जाएंगे फॉर्म 2 में, और बहुत हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश का भी फॉर्म है। कुछ नहीं है, नाम पता, पिता का नाम, अंचल का नाम, उतना तो कोई भी आदमी माने 7वीं 8वीं का बच्चा भर लेगा। इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़मीन है, 5 गो प्लॉट है मेरा या 5 बीघा के मालिक है, तो हमको पता नहीं कौन कौन खेत मेरा है, सबको पता है। आप उसी का नंबर लिख के दे दीजिए, और कैसे आया तो हिस्सा में हमको मिला